Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्व मध्यकाल में समुद्री व्यापार के वर्णन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। आइए प्रकरण शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां समुद्र के जरिए संपन्न हुई, और जब हम समुद्र के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को देखते हैं तो पूर्व मध्यकाल के जो भारतीय परिदृश्य में कुछ तथ्य उभर के आते हैं, जैसे कि व्यापार में भागीदार वर्ग कौन था, फिर व्यापार के लिए कौन सी वस्तुएं थी जिसका आयात निर्यात किया जा रहा था। फिर हम देखें कि व्यापार जिस जगह से संपन्न किया जा रहा था वह था बंदरगाह। तो बंदरगाहों की स्थिति क्या थी, कौन कौन से बंदरगाह थे, फिर व्यापारियों की सुरक्षा का क्या प्रबंध था। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हम अपने प्रश्न को पूरा करेंगे कि पूर्व मध्यकाल में समुद्री व्यापार की स्थिति। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो मुख्य व्यापारिक वर्ग था वह उसमें अरबों का प्रभुत्व था, क्योंकि जो अरब व्यापारी हुए वे लोग 8वीं सदी के जो सौराष्ट्र क्षेत्र का बल्लभी बाजार था और वहाँ का बंदरगाह उसको नष्ट करके और अरब सागर में मुख्य समुद्री ताकत के रूप में अरब व्यापारियों का उदय होता है। और तब से जब तक अंग्रेज़ों का आगमन न हो गया तब तक भारतीय व्यापार में अरब व्यापारियों का ही प्रभुत्व बना रहा। फिर हम 12वीं सदी के आसपास देखते हैं कि चीन के जो व्यापारिक वर्ग थे वह इस व्यापार में मुख्य भागीदारी के तत्व के रूप में उभरे, और ये दक्षिण पूर्व एशिया व भारत के क्षेत्रों में अपने व्यापारी और जहाज़ों को भेजना प्रारंभ किया। फिर भी अरबों की स्थिति पे, इससे जो अरबों की सर्वोच्चता थी एशियाई व्यापार पे, उस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन चीनियों की उपस्थिति भी दर्ज हो गई। फिर स्वदेशी स्रोतों और विदेशी विवरणों से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं उससे भारतीय व्यापारियों की कुछ गतिविधियों की चर्चा की जा सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक अरब लेखक अब्बू जैद, जिसने भारतीय व्यापारियों का वर्णन करते हुए कहा है कि फारस की खाड़ी में जो स्थित सिर्राफ नामक स्थान है वहाँ भारतीय व्यापारियों की गतिविधियों का वर्णन उसने किया। इसी तरह इब्न बतूता वर्णन करता है कि लाल सागर के एडन या अदन में भारतीय व्यापारियों के एक उपनिवेश के विषय में वह चर्चा करता है। ठीक इसी तरह 14वीं शताब्दी का एक गुजराती ग्रंथ है, उसमें कच्छ के निवासी व्यापारी जिसका नाम जगदू मिलता है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है कि वह होर्मुज में अवस्थित भारतीय एजेंट के माध्यम से फारस से व्यापार करता था। फिर दक्षिण भारत के जो चोल शासक थे, इनकी सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों में रुचि थी, और मलाया सुमात्रा क्षेत्रों से जो तमिल अभिलेख मिलते हैं उनसे इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में तमिल व्यापारिक समुदाय की व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का हमें पूरा वर्णन देखने को मिलता है। जो चोल थे वह चीन से अपने राजदूत संबंध भी स्थापित करते थे, अपने दूत वहाँ भेजते थे कि ताकि जो व्यापारिक माहौल हो, पारस्परिक सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियाँ उसको बढ़ाया जाए। फिर भी इन सभी विवरणों के बाद भी अगर हम एक समरी या एक सारांश रूप में कहें कि समुद्री व्यापारिक गतिविधियों में भारतीयों की भागीदारी बहुत ही सीमित थी।
लेकिन भारतीयों की भागीदारी सीमित थी। भारतीय वस्तुओं का जो आदान प्रदान आयात निर्यात होता था वह सीमित नहीं था। वह आदान प्रदान चीनी जो व्यापारी थे, अरबी व्यापारी थे, इनके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में और पश्चिमी भागों में, चाहे अगर वो फारस की खाड़ी हो, मिस्र हो या फिर यूरोप के क्षेत्रों में, भारतीय वस्तुओं का बहुतायत हम इन व्यापारियों के माध्यम से देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट अगर हेडिंग के रूप में लिखिए तो व्यापारिक जो वस्तुएं थी, विनिमय होने वाली कौन सी वस्तुएं थी जिसका व्यापार किया जा रहा था। एशियाई व्यापार में शामिल वस्तुओं की अगर बात की जाए तो चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, कपूर, लौंग, मोम, चंदन की लकड़ी, इलायची इत्यादि वस्तुओं का भारतीय जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ निर्यात किया जा रहा था चीन से और दक्षिण पूर्व एशिया से। तो यहाँ जब वस्तुएं आती थी भारतीय बंदरगाहों पे, तो यहाँ से कुछ वस्तुओं का तो पुनः निर्यात हो जाता था अरब और यूरोप के देशों में, लेकिन कुछ वस्तुओं का जो समकालीन विवरण मिलता है उससे पता चलता है कि भारतीय भी उसका प्रयोग करते थे। जैसे उसमें रेशम का नाम लिया जा सकता है, जिसका स्थानीय जो बाज़ारों में बहुत ही मांग थी। फिर अगर एक विदेशी यात्री मार्को पोलो, जिसने यह वर्णन किया है कि गुजरात में कैम्बे के बंदरगाह में दूर दूर से जहाज आते थे और जो अन्य वस्तुओं के साथ साथ सोना, तांबा, चांदी भी लाते थे। इसी तरह तीन पूर्वी एशिया से हिंदुस्तान आने वाला एक अन्य प्रमुख धातु था। जो अन्य उत्पादों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो पूर्वी उत्पाद है, जो चीन इत्यादि और दक्षिण पूर्वी एशिया से आता है, उसके बदले में भारत से जो निर्यात होने वाली वस्तु थी वह थी सुगंधित वस्तुएं, मसाले, खास तौर से मसालों में काली मिर्च का वर्णन किया जा सकता है। इसी तरह मार्को पोलो वर्णन करता है कि किन्से शहर यानी कि हैंगचाओ, जिसका नाम हैंगचाओ भी मिलता है, वहाँ अकेले 10,000 पाउंड काली मिर्च की मांग थी। फिर 13वीं सदी में जो चीनी बंदरगाह एक अधिकारी था, चीनी बंदरगाह का अधिकारी चाओ जुकुआ, वह बताता है कि गुजरात, मालवा, मालाबार, कोरमंडल इत्यादि क्षेत्रों से चीन को सूती कपड़े भेजे जाते थे। और जैसा कि इब्न बतूता वर्णन करता है कि जो भारतीय सूती कपड़े वहाँ दुर्लभ और बेशक कीमती वस्तु के रूप में इनकी गणना, भारतीय कपड़ों की सूती वस्तु की गणना की जाती थी। फिर हम देखें कि भारत चीन को हाथी दांत, गैंडे के सींग, कुछ बहुमूल्य पत्थर इत्यादि का भी निर्यात करता था। अगर बहुत से अरबी अभिलेखों का अगर हम अध्ययन, समकालीन अभिलेखों के अध्ययन में पाते हैं कि कैम्बे, सोमनाथ, जूनागढ़ में जो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, उससे पता चलता है कि फारस की खाड़ी के व्यापार में जो सौदागर थे वह 12वीं-13वीं सदी में पश्चिम भारत से जो बहुत सारी वस्तुएं जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, रंग, जड़ी बूटी, कांस्य और पीतल के बर्तन, कपड़े, मोती, मनके इत्यादि ले जाते थे। फिर भारत के जो एक सागौन की लकड़ी हुआ करती थी, जो उसके फारस के खाड़ी के और अरब के देशों में जहाँ वृक्षों का अभाव था, वहाँ घर और जहाज बनाने के लिए बहुतायत में मांग थी। मार्को पोलो अरब में गुजराती एक महीन नक्काशीदार चमड़े की चटाई का वर्णन करता है कि अरब में इसका बहुत ही बहुतायत में मांग थी। फिर इसी तरह लोहे और इस्पात के जो बनी वस्तुएं थी, जिसमें प्रमुख रूप से तलवार और भालों की चर्चा की जा सकती है, इसके भी पश्चिमी देशों और अरब के देशों में बहुत ही मांग था। तो ये तो हो गया कि यहाँ से भारतीय वस्तु का निर्यात। जो आयात होने वाले वस्तुओं में कपड़ों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन जब हम जो पूर्व मध्यकाल का समय है वो सामंती और सरदारों का काल था भारत में, इन लोगों के मांग के आधार पे घोड़ों की मांग बहुत बढ़ गई। और इब्न बतूता वर्णन करता है कि इस समय घोड़े के व्यापार में जो व्यापारी लगे थे वो बहुत ही अधिक मुनाफा कमा रहे थे। एक अरब यात्री वसाफ है जिसने
28 ईस्वी के आसपास यह वर्णन किया है कि कोरोमंडल तट और कैम्बे में जो बहरीन, मस्कट, अदन, फारस की खाड़ी से संभवतः प्रति वर्ष 10,000 घोड़े का मांग यहाँ था, लाए जाते थे और फिर भारत के क्षेत्रों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इस तरह जो आयात और निर्यात की वस्तुएं थी उसमें घोड़ों के अलावा भी कुछ वस्तुएं जैसे छुहारे, हाथी दांत, मूंगा, पन्ना इत्यादि भी अरब और पश्चिमी देशों से भारत में लाए जाते थे। इस तरह आयात और निर्यात की वस्तुओं की एक लंबी लिस्ट है, जो बृहद लिस्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। फिर अगर हम देखें कि व्यापार में भागीदार हो गया, कौन कौन भागीदार थे, फिर हम देख लिए कि विनिमय की वस्तुएं क्या थी। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है कि बंदरगाह क्षेत्र, जहाँ से व्यापार संपन्न किए जाते थे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बंदरगाह जो क्षेत्र हैं, बंदरगाह की परिभाषा अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो कोई भी जो सकरी खाड़ी जो जहाज़ों के सुरक्षित लंगर डालने की सुविधा देती हो, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विकसित हुई। और बंदरगाहों की जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की प्रकृति का चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इस समय संभवतः प्राकृतिक बंदरगाह ही ज़्यादातर रहे होंगे। और जो बंदरगाह थे वह अंतर्देशीय, यानी कि भारत या हिंदुस्तान में ही व्यापार के कार्य में आते थे। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार भी यहाँ से संपन्न होता था। कहने का मतलब है, जो कहने का तात्पर्य है कि इन बंदरगाहों से अंतर्देशीय व्यापार और विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापारों में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन इत्यादि के साथ व्यापारिक संबंध था। तो पश्चिम में अरब, फारस की खाड़ी, मिस्र और वहाँ से यूरोप के देशों में भी भारतीय व्यापार संपन्न हुआ करता था, जिसमें भारतीय व्यापारियों की भागीदारी कम थी। तो हम देखते हैं कि एक मुस्लिम इतिहासकार है जो अल इदरीसी, जो 12वीं सदी में का वर्णन किया है। उसमें उसने सिंध के देवल, इसने अपने यात्रा वृत्तांत में सिंध के देवल बंदरगाह का वर्णन किया है। और यहाँ से चीन और अरब दोनों के पोतों का वर्णन करता है। कहता है कि यहाँ चीन और अरब के दोनों के जो जहाज थे यहाँ आते थे और व्यापार यहाँ से संपन्न रूप से सुचारू रूप से चलता था। फिर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में सोमनाथ, भड़ौच, कैम्बे बंदरगाहों की चर्चा की जा सकती है। सोमनाथ जो है वह पूरब में चीन से तो पश्चिम में जंजीबार जो अफ्रीका का क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ था। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में देखने को हमें मिलता है। फिर भड़ौच जो जिसका भृगु कच्छ जो प्राचीन नाम है, इसका एक पूरा प्राचीन इतिहास है, बहुत ही प्राचीन समय से ही बंदरगाह क्षेत्र था। कैम्बे जिसे अरबी लेखकों ने खम्बेयात कहा, तो संस्कृत में इसे स्तंभ शीर्ष के रूप में इसका चर्चा किया गया है। पश्चिमी तट पे हम देखते हैं कि सोपारा व थाना अन्य बंदरगाह थे। मालाबार तट पर एक क्विलोन नामक बंदरगाह का विकास देखते हैं, जहाँ अरब के भी जहाज आके रुकते थे, लंगर डालते थे, और चीन के भी जो जहाज थे वह लंगर डालते थे और अपने रसद इत्यादि, खाना पानी इत्यादि का संसाधन लेकर आगे बढ़ते थे। इसी तरह कोरोमंडल तट पर हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वह नागापट्टनम का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और अरब यात्री, जो अरब लेखक है वसाफ, उसने कोरोमंडल तट का वर्णन करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र जो है वह वस्तुओं के उतारने चढ़ाने इत्यादि और वहाँ से संसाधन इत्यादि लेने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा था। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में उड़ीसा में पुरी और कलिंगपट्टनम का बंदरगाह की चर्चा हम कर सकते हैं, और बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह का चर्चा इस समय हम समकालीन ग्रंथों में या यात्री वृत्तांतों में देखने को मिलता है इन बंदरगाहों का वर्णन। इस तरह बंदरगाहों का एक पूरा नेटवर्क था और बहुत सारे बंदरगाह थे जहाँ से जो समुद्री व्यापार को संपन्न किया जाता था। फिर अब हम बंदरगाहों के बाद अगर चर्चा करें तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, तभी व्यापारी व्यापार कर सकता है। तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए जाते थे समकालीन
पूर्व मध्यकाल में, तो इसका भी बृहद हमें जो समकालीन ग्रंथ हैं या यात्रियों के वृत्तांत उसे पता चलता है कि समकालीन राजा और उनके अधिकारियों का एक पूरा नेटवर्क था, जिसमें हम गुजरात के चालुक्य राजाओं का जो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उनके बहुत से कार्य हुए जो कि व्यापारियों की सुरक्षा से संबंधित थे। बंदरगाहों के नियंत्रण के लिए अलग विभाग ही एक बना दिया गया था, वह था वेलाकुलाकरण का गठन किया गया था गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा, और इसी माध्यम से बंदरगाह का पे नियंत्रण किया जाता था, उसे चुंगी इत्यादि लिया था और व्यापारियों को सुविधाएं दी जाती थी। फिर दक्षिण के जो शासक हैं, चोल शासक, ये लोग भी अपने अधिकारियों के माध्यम से बंदरगाहों की व्यवस्था किए और वहाँ चुंगी इत्यादि लेते थे और व्यापारियों की सुरक्षा का कार्यभार देखते थे। इब्न बतूता वर्णन करता है इसमें कि अगर किसी विदेशी यात्री का देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता था राज्य सरकार के द्वारा। जो सरकारें थी वह उस संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाने का प्रबंध कर देते थे। फिर जो राष्ट्रकूट दक्कन के जो राष्ट्रकूट शासक हैं, इनके विषय में भी चर्चा मिलता है कि इन्होंने भी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उत्तम प्रबंध किया था। एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के मौटुपल्ली अभिलेख जो 1244 ईस्वी के आसपास का है, उसमें पता चलता है कि राजा तूफान के समय अगर कोई जहाज भटक जाता था तो उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था और विदेशी व्यापारियों के लिए कुछ कर राज्य के कानून के अंतर्गत ही कर इत्यादि की व्यवस्था कर देता था, ताकि व्यापारियों में विश्वास बहाली हो और व्यापार के लिए वह हमेशा उनकी प्रबल इच्छा रहे। इस प्रकार पूर्व मध्यकाल में समुद्री व्यापार की एक उन्नत परंपरा का विकास हम देखते हैं, जो कि आगे आने वाले समयों में हम देखते हैं कि जब पुर्तगाली यात्री आए या अन्य विदेशी यात्री आए, व्यापारी आए, तो हमारे भारतीय जो व्यापार की जो परंपरा है उसमें अंग्रेजों इत्यादि विदेशी तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह हमारा जो पूर्व मध्यकाल में समुद्री व्यापार का प्रकरण था वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।